हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूं सीए रेन अग्रवाल। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने आज पार्लियामेंट में बजट पेश किया। क्या है खास इस बजट में, ये देखने के लिए हमारी वीडियो लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके करें, जिससे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो हम सबसे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारी इनकम टैक्स की स्लैब रेट है उसमें इस बार इस बजट में कोई चेंज नहीं किया गया है। जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो स्लैब रेट एप्लीकेबल है, वही स्लैब रेट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भी एप्लीकेबल रहेगी। मतलब स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं है। फिर हम देखते हैं कि सबसे मेजर जो चेंज बिग रिलीफ मिला है वो सीनियर सिटीजन को मिला है। जो सीनियर सिटीजन जो कि जिनकी एज अबव 75 ईयर्स है, उनको अब रिटर्न फाइल करने की नीड नहीं है। जिनकी इनकम केवल पेंशन इनकम और इंटरेस्ट की इनकम है, उनको अब रिटर्न फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उनका जो टैक्स है वह हैज़ बीन डिडक्टेड बाय द पेइंग बैंक के द्वारा ही उनका टैक्स जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा सेक्शन 147 इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 147 है, इनकम एस्केप असेसमेंट, उसमें जो रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट की जो टाइम लिमिट है वह पहले 6 ईयर्स होती थी, अब उसको रिड्यूस करके 3 ईयर्स कर दिया गया है रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट की। लेकिन कंडीशन ये है कि जो अनडिस्क्लोज इनकम है वह अप टू 50 लाख तक हो। यदि इनकम 50 लाख से मोर देन 50 लाख है तो फिर रीओपनिंग जो है होगा, रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट है, उसकी टाइम लिमिट 10 ईयर्स होगी। अप टू 50 लाख तक की है अनडिस्क्लोज इनकम तो आपकी 3 ईयर्स तक रिड्यूस कर दी गई है रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट की टाइम लिमिट। और यदि मोर देन 50 लाख है तो फिर रीओपनिंग की टाइम लिमिट 10 ईयर्स तक हो। 10 ईयर तक उनका असेसमेंट रीओपन हो सकता है। देन फिर देखते हैं रिलीफ फॉर डिविडेंड। तो टैक्स पेयर के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ मिली है कि पहले क्या होता था, डिविडेंड की इनकम जो है वह असेस नहीं कर पाते थे और उनको एडवांस टैक्स पे करना होता था। तो इससे उनकी क्या होता था, इंटरेस्ट का पेमेंट उनको टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा पे कर देते थे, इससे उनको इंटरेस्ट का भी चार्ज हो जाता था। अब क्या होगा कि उनको डिविडेंड का इनकम पे जो टैक्स लायबिलिटी है जब भी पे करनी होगी जब डिविडेंड का पेमेंट उनको रिसीव हो गया या कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उस डेट के बाद जो डिविडेंड इनकम की टैक्स लायबिलिटी है वो अराइज होगी, उससे पहले नहीं होगी। देन ये भी एक नया एक अमेंडमेंट आया है कि एक डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन कमेटी जो है वह बनाई जाएगी। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड फॉर स्मॉल टैक्स के लिए एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी प्रपोज की गई है। उसमें जिनकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख तक है और अनडिस्प्यूटेड इनकम 10 लाख तक है, उनके लिए ये कमेटी अप्रोच की जाएगी। मतलब उनके लिए वो स्मॉल टैक्स पेयर जिनकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख तक है और अनडिस्क्लोज इनकम 10 लाख तक है, उनके लिए ये कमेटी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी जो है वह अप्रोच की गई है। हाँ, ये कि फेसलेस जो इनकम है अपीलेट ट्रिब्यूनल आईटीएटी, अब इसको भी क्या कर दिया गया है, फेसलेस कर दिया गया है। पहले सीआईटी अपील तक ही फेसलेस होता था, अब आईटीएटी को भी जो फर्स्ट स्टेज है वो है सीआईटी अपील, तो उसको पहले फेसलेस किया था। अब उसके बाद जो आईटीटी है सेकेंड स्टेज, उसको भी अब फेसलेस कर दिया गया है। और ऑल द कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रिब्यूनल एंड द अपीलेट शैल बी मेड इलेक्ट्रॉनिक। अब सब जो भी कम्युनिकेशन होंगे इलेक्ट्रॉनिकली होंगे और यदि पर्सनल हियरिंग की नीड होगी तो वो भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी बहुत एक बड़ा चेंज आया है कि जो टैक्स इंसेंटिव है फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट, इसमें जो क्लेम एडिशनल डिडक्शन मिलता था 1.5 लाख का, सेक्शन 80 ट्रिपल ई ए जो है सेक्शन है, उसमें एक एडिशनल डिडक्शन और मिलता था 1,50,000 का। अब उसकी जो टाइम लिमिट है वो 2021 थी, अब इस बजट में 1 ईयर और इसकी टाइम लिमिट बढ़ा दी है और अब इसका एडिशनल डिडक्शन जो है वह 31 मार्च 2022 तक ले सकते हैं। नेक्स्ट देखे जाए तो जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी टैक्स बेनिफिट में भी इसमें चेंज किया गया है। इसमें भी जो टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया है। जो स्टार्टअप्स हैं सेक्शन 80 IAC में जो टैक्स हॉलीडे
को क्लेम करने का जो पीरियड है वो भी अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बार ये पहले इसकी लिमिट टाइम लिमिट 31 मार्च 2021 थी, अब इसकी टाइम लिमिट को एक्सटेंड करके 1 more year के लिए 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। Then, in order to incentives investment in a startup, it is proposed to extend the eligibility period of claiming capital gains exemption for the investment made in the startup by 1 more year to 31 March 2020। तो इसमें कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन भी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो बहुत ज़्यादा हमारी आम जनता के लिए, हमारे नॉर्मल जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उनको ज़्यादा फोकस करके उनको डिस्कस कर रहे हैं। अब ये एक मेजर चेंज जो आया है वह आया है हमारी ऑडिट की एग्जेम्पशन लिमिट में। तो पहले इट इज़ प्रपोज टू इंक्रीज द लिमिट फॉर टैक्स ऑडिट फॉर पर्सन हु आर अंडरटेकिंग 95% ऑफ देयर ट्रांजेक्शन डिजिटली फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़। मतलब जिनका बिजनेस ट्रांजेक्शन 95% तक बिजनेस ट्रांजेक्शन डिजिटली होता है, बैंक के थ्रू होता है, ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन पेमेंट सब ऑनलाइन होता है, डिजिटली होता है 95%, और केवल 5% तक कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उनके लिए अब टैक्स ऑडिट की लिमिट जो है वह बढ़ा दी गई है। पहले 5 करोड़ थी, अब 10 करोड़ कर दी गई है। तो ऑडिट की लिमिट इंक्रीज हो गई है 5 करोड़ से 10 करोड़। कंडीशन ये है कि 95% तक डिजिटली बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे और 5% ही कैश ट्रांजेक्शन होंगे। नेक्स्ट एक ही रिलैक्सेशन दिया गया है जो हमारे PSUs हैं। तो PSU के स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए यदि PSU में कोई अमालगमेशन होता है तो लॉसेस के कैरी फॉरवर्ड से जो रिगार्डिंग जो कंडीशंस है उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब जो अमालगमेशन होता है PSU में तो लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लाइंसेस करनी पड़ती, तो उन कंडीशंस को रिलैक्स किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये भी बहुत बड़ा एक चेंज आया है, बहुत मतलब जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं वो क्या करते हैं कि होता क्या है कि जो एम्प्लॉयर भी अपना PF में कंट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉय भी PF में कंट्रीब्यूशन करता है, तो एम्प्लॉय जो है उसको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करने का भी राइट है। तो लेकिन इस पे जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है उस पे जो इंटरेस्ट बनता है, PF पे जो इंटरेस्ट बनता है वो टैक्स फ्री होता है। तो जो हमारे टैक्स पेयर्स क्या करते हैं कि उसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा करवा देते हैं, तो उससे उन पे जो इंटरेस्ट बनता है वो टैक्स फ्री होता है, तो उनका पैसा इन्वेस्ट भी हो जाता है और इनके इंटरेस्ट पे टैक्स भी नहीं लगता है। तो अब इस बजट में गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक लिमिट बना दी है। उन्होंने एक लिमिट बना दी है कि उन्होंने यदि एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख तक का एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन करा यदि PF में एम्प्लॉय के द्वारा, तो आप इस पर कोई टैक्स इंटरेस्ट जो होगा वह टैक्स फ्री होगा। लेकिन यदि इससे एक्सटेंड हुआ 2.5 लाख से अबव यदि कंट्रीब्यूशन किया तो वो इंटरेस्ट जो होगा वो टैक्सेबल होगा। हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू रेशनलाइज टैक्स एग्जम्पशन फॉर द इनकम अर्नड बाय हाई इनकम एम्प्लॉय, जो हाई पेड इनकम एम्प्लॉय है उनके द्वारा जो इनकम अर्न की गई है, it is proposed to restrict the tax exemption for the interest income earned on the employees contribution to various provident funds to the annual contribution of 2.5 lakh 2.5 लाख तक कंट्रीब्यूशन किया तो उस पर जो बना इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री रहेगा। यदि उन्होंने 2.5 लाख से अबोव कंट्रीब्यूशन किया तो उससे अबोव पर जो इंटरेस्ट बन रहा है वो टैक्सेबल होगा। ये एप्लीकेबल हो गया है 1/4/2021 से एप्लीकेबल हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो स्मॉल ट्रस्ट है एग्जेम्पशन है। तो जो हमारे स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो स्कूल्स हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं, तो उनके लिए क्या है कि पहले क्या होता था कि 1 करोड़ जिनकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 1 करोड़ तक है, तो उनकी जो कॉम्प्लाइंस बर्डन है वो बहुत कम थे। 1 करोड़ तक की जिनकी ग्रॉस रिसिप्ट थी उनके कॉम्प्लाइंस बर्डन बहुत कम उनको कॉम्प्लाइंस करनी पड़ती थी। लेकिन अब इस लिमिट को और बढ़ा दिया गया है, 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया गया है कि कोई स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट जिनकी ग्रॉस रिसिप्ट 5 करोड़ तक भी होगी तो उनको अब उनका कॉम्प्लाइंस बर्डन जो होगा ज़्यादा नहीं होगा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉम्प्लाइंस burden on the small charitable trust running educational institutions and hospital, it is proposed to increase the limit on annual receipt for these trusts from present 1 crore to
5 crore for non-applicability of various compliances like approval. लाइक सेक्शन 11 में जो हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, वो भी नहीं लेनी होगी. नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये भी बहुत एक मेजर चेंज आया है, टाइमली डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू लेबर वेलफेयर फंड बाय ड्यू डेट. क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर के द्वारा जो हमारा ESI में जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है, यदि जो हमारा एम्प्लॉयर है उसने डिडक्ट तो कर लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं कराया, तो पहले क्या प्रोविज़न होता था कि यदि जो हमारी रिटर्न ऑफ फाइलिंग इनकम की ड्यू डेट है 31 जुलाई, तब तक भी यदि एम्प्लॉयर ने उसको डिपॉजिट करवा दिया, जो हमारी ESI PF है उनको डिडक्ट तो कर लिया, लेकिन यदि रिटर्न ऑफ फाइलिंग इनकम की ड्यू डेट तक भी डिपॉजिट करा दिया तो एम्प्लॉयर को इसका डिडक्शन मिल जाता था. लेकिन अब मेजर चेंज ये आ गया कि यदि एम्प्लॉयर ने डिडक्ट तो कर लिया लेकिन PF ESI की जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं करवाया तो फिर एम्प्लॉयर को उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. डिले इन डिपॉजिट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज टूवर्ड्स वेरियस वेलफेयर फंड बाय एम्प्लॉयर रिजल्ट इन परमानेंट लॉस ऑफ इंटरेस्ट इनकम फॉर द एम्प्लॉयज. That the late deposit of employees contribution by the employer shall never be allowed as deduction to the employer. एम्प्लॉयर को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा यदि उन्होंने जो PFSI की ड्यू डेट है तब तक डिपॉजिट नहीं करवाया तो. नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है, लेवी ऑफ TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स. यदि कोई पर्सन जिसका ग्रोस टर्नओवर 10 करोड़ है और उसने ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख का एक पार्टी से ट्रांजेक्शन किया है तो उनसे 0.1% का TDS लेवी करना पड़ेगा, 0.1% का TDS कट करना पड़ेगा. मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि ऐसा बिजनेसमैन या ऐसा पर्सन जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड 10 करोड़ और एक पार्टी से ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख का बिजनेस परचेज ट्रांजेक्शन किया है तो उनको 0.1% की रेट से TDS को कट करके डिपॉजिट करवाना पड़ेगा. लेवी ऑफ TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स. नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी एक बहुत ही मेजर चेंज आया है, एग्जम्पशन फॉर लीव ट्रैवल कंसेशन. लीव ट्रैवल कंसेशन जो होता है उसका डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन यदि किसी एम्प्लॉय ने लीव ट्रैवल कंसेशन उसका हुआ ही नहीं है, लीव ट्रैवल कंसेशन जो है उसके पास है नहीं या उसने यूज़ नहीं किया इस कंसेशन का, तो लीव ट्रैवल कंसेशन के एवज में यदि कोई कुछ ऐसे स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर उसने ऐसा कोई स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर इंकर कर दिया तो उसको लीव ट्रैवल कंसेशन का टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा. तो ये जो स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर है ये अभी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड नहीं किए हैं, ये जल्दी ही इसको स्पेसिफाइड कर देगी कि ऐसे कौन कौन से एक्सपेंडिचर एम्प्लॉय ने इंकर कर दिए हो जिसके एवज में उन्हें लीव ट्रैवल कंसेशन का टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा. नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी बहुत ही मेजर चेंज आया है, इंक्रीज इन सेफ हार्बर लिमिट फॉर प्राइमरी सेल ऑफ रेजिडेंशियल. यदि कोई पर्सन अपनी रेजिडेंशियल यूनिट को सेल कर रहा है तो एक स्टैम्प ड्यूटी रेट जो होती है और जो एक्चुअल में जो रेट है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10% तक गवर्नमेंट इग्नोर करती है कि 10% का मेजर जो डिफरेंशियल चेंज आ रहा है हम इग्नोर करते हैं. लेकिन अब वो जो डिफरेंशियल चेंज है उसकी रेट को भी बढ़ाकर 10 से 20% कर दिया गया है. रेडी रेकनर रेट होती है, रेडी रेकनर रेट या हम बोलते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी रेट जो होती है वो उनका जो एक्चुअल है उसके डिफरेंस जो है वो 10% तक मेजर चेंज को इग्नोर करती है गवर्नमेंट. अब उस रेट को 10 से 20% कर दिया गया है. इन ऑर्डर टू इंसेंटिव home buyer and real estate developers, it is proposed to increase the safe harbor limit from 10% to 20% for the specified primary sale of residential units. तो ये हमारे जो इनकम टैक्स में मेजर जो हमारी नॉर्मल पर्सन के लिए, आम जनता के लिए जो चेंज है जो उनको ज़रूरी है जानना वो हम देखें. अब हम देखते हैं कि GST में हमारे क्या एक मेजर चेंज जो GST में आया है वो ये आया है कि अब GST जो ऑडिट है उसको बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है. सच रिमूव द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग एनुअल अकाउंट्स ऑडिटेड एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन नेट कैश लायबिलिटी विद अफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से ही ये प्रोविजन
एप्लीकेबल हो गया है। मतलब अब से ही अब ये जीएसटी ऑडिट कराना ज़रूरी नहीं है। अब जब आप अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो उसी के साथ आपको एक सेल्फ सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा, तो आपकी जीएसटी ऑडिट मान ली जाएगी। अब जीएसटी ऑडिट बिल्कुल हटा दिया गया है, जीएसटी ऑडिट का प्रोविज़न ही हटा दिया गया है। सबसे मेजर चेंज जीएसटी में ये आया है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। आप हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।